बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे कि हमें आते हैं, तो मैंने सोचा कि फिर मैं अब थोड़ा रिलैक्स करूं, मेरी टीचिंग आसान हो जाएगी और मैं सवाल कर दूंगा, आप लोग जवाब दे दें और जवाब तो आप लोगों को आते होंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मकसद क्या है, किस क्वांटिटी को डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ? व्हिच न्यूटन लॉ gives complete definition of force? The first law, the second law, third law, या all of these? Second law is complete definition. Okay. Second law is What complete. I hear is कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड लॉ, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज, कुछ बच्चे फर्स्ट लॉ भी कह रहे हैं। अब जरा मेरी बात को सुनो। अच्छा, all the Newton laws combine to give the complete definition of force. जिस क्वेश्चन का आप आंसर बताते हो ना, न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्वेश्चन ये है, which Newton law gives the quantitative definition of force? यानी फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में कौन सा लॉ डिफाइन करता है? F is equal to ma, then Newton's second law. Your force is the rate of change of linear momentum. Second law gives the quantitative definition of force. तो पहले ये अंडरस्टैंड करो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमें क्या देते हैं। सो इसकी आउटकम है, the outcome of Newton laws of motion is that these laws, I mean all the three laws, combined to give complete definition of force. ये तीनों के तीनों लॉज मिलके फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन देंगे, फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। ठीक है, इनमें मैं थोड़ी सी बाइफर्केशन कर देता हूँ लॉज को शुरू करने से पहले। फर्स्ट लॉ की आउटकम, सेकेंड लॉ क्या बताता है और थर्ड लॉ क्या देगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, it gives the qualitative definition of force. Newton's first law gives the qualitative definition of force. Newton's second law gives the quantitative definition of force. And Newton's third law gives the nature of force. Yes, very good. क्वालिटेटिव डेफिनेशन, इसने फोर्स को किसी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन नहीं किया। तो इन लॉज का पर्पस क्या था? अगेन आई रेफर टू गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा कि मोशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है। सही कहा था या गलत? गलत कहा था। मोशन दो टाइप के हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन से मोशन के लिए फोर्स की जरूरत है? नॉन यूनिफॉर्म। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, which gives a qualitative definition of force, says that there is no force required for uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद व्हिच मोशन? देखो ये लॉज ऑफ मोशन है ना, तो फिर पता तो होना कि ये कौन से मोशन के साथ डील कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद, इट डील्स विद यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगी? समझ आई बात? अच्छा, second law which gives a quantitative definition of force, which means that it has defined the force in terms of physical quantities. तो it deals with non-uniform motion, जिसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी, पैदा होगी एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसमें क्या कहना चाहता है? थर्ड लॉ डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? That forces exist in pairs. To every action
देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ आपको देगा नेचर ऑफ द फोर्स, और वो नेचर क्या है कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्सेस पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। समझ आई कि नहीं? तो अब ये तीनों के तीनों लॉज कंबाइन होके आपको फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन दे रहे हैं। अब अगर मैं शॉर्ट करूं, इसको समराइज करूं, तो पहला लॉ फोर्स ना हो तो क्या होगा, दूसरा लॉ फोर्स हो तो क्या होगा, और तीसरा लॉ फोर्स अप्लाई हुई तो उसकी एक काउंटर फोर्स भी पैदा होगी। फोर्सेस अकर इन पेयर। इसके बारे में मैं अक्सर एक आयत भी कोट करता होता हूँ कुरान की, सूरह यासीन की, सुभानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। आपने तो सफर की दुआ शुरू कर दी। सुभानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने जोड़े बनाए तमाम चीज़ों के। वमिन अनफुसिहिम वमिम्मा तुंबितुल अर्द, उन तमाम चीज़ों की जो ज़मीन में, वमिन अनफुसिहिम, और तुम्हारे अपने नफ्स की, वमिम्मा ला यअलमून, और उन चीज़ों की भी जिनको तुम जानते ही नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में ये कह दिया है कि मैंने तमाम चीज़ों को पेयर्स में, जोड़ों में पैदा किया। तो फोर्सेस भी पेयर्स में, हर चीज़ पेयर में। और फिर सूरह इखलास, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कह दीजिए कि अल्लाह अहद है, अल्लाह ही अकेला है और वो बेनियाज भी है। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा कि कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, एक है। मतलब क्या कि वहदनियत का कॉन्सेप्ट सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात अकेली ज़ात है जिसको किसी शरीक की ज़रूरत नहीं, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने ये खसूसियत सिर्फ अल्लाह की है कि उसको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा की, उनका कोई ना कोई पार्टनर ज़रूर मौजूद है। यहाँ तक कि न्यूटन थर्ड लॉ में आपको पता चला कि फोर्सेस के लिए भी पार्टनर्स मौजूद हैं, पेयर्स मौजूद हैं। समझ आई कि नहीं? ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों, जो कुछ भी हो, सबकी सब पेयर में। हर मैटर के लिए एक एंटी मैटर मौजूद है। मिसाल के तौर पे प्रोटॉन के लिए तो आप कह दोगे एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन, और न्यूट्रॉन के लिए एक एंटी न्यूट्रॉन। मैटर है नहीं? तो हर मैटर का एक एंटी मैटर मौजूद है। समझ आई कि नहीं? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज को फिर मौत का मजा चखना है। ये जब मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होता है तो मैटर खत्म हो जाएगा, सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। यानी जैसे ही आप कुरान में जाएंगे तो ये सारे फंडामेंटल लॉज आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। एक आयत से दूसरी आयत की तरफ जाएं तो आप एक लॉ से दूसरी लॉ की तरफ जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे। एनीवेज, न्यूटन के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। न्यूटन दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बड़े ही पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट किया। जितना बड़ा इनकलाब वो लेके आए, ना कोई ला सकता था, ना कोई ला पाएगा। अब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन चौथे नंबर पर है और आइंस्टाइन 10वें नंबर पर है। न्यूटन का इम्पैक्ट मेन काइंड पर, उसकी सर्विसेज मेन काइंड के लिए किसी भी दूसरे साइंटिस्ट के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। He gave the basis for fundamental basis for classical mechanics। ये जो न्यूटन लॉज हैं, सारी क्लासिकल फिजिक्स, सारी क्लासिकल मैकेनिक्स इन्हीं के ऊपर खड़ी है। They are not that simple as much as they look। क्योंकि एक बात मजे की आपको बताऊं तो सबएटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन तक को न्यूटन लॉज एक्सप्लेन करने की अहलियत रखते हैं। इतने ये पावरफुल हैं, इतने पावरफुल। सो चले आए स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत मजे का अच्छा स्टेटमेंट जरा सुनो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स an object at rest will remain at rest and an object in motion will continue uniform motion। ठीक है, मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ, दोबारा समझाता हूँ।
हमने फर्स्ट लॉ को पहले भी इक्विलिब्रियम में याद किया था, if you remember. The definition of equilibrium is in accordance with Newton. Which law? First law. देखो, mathematically, in the absence of external force, अगर कोई भी external force नहीं है, तो object at rest will remain at rest and object in motion will continue uniform motion. Acceleration zero होने का क्या मतलब है? If you remember, equilibrium में भी लिखवाया था, या तो speed जीरो है यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, या फिर स्पीड यूनिफॉर्म है। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ किस तरह इजीली, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन। तो बहुत शॉर्ट सी बात, अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन जीरो तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट की हालत में होगा या यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा, यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि देखो अगर कोई पैराट्रूपर जंप कर रहा है लाइक दिस, इफ हियर वी हैव अ पैराट्रूपर हु हैज जंप्ड आउट ऑफ एन एरोप्लेन, इसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। एक टाइम आएगा वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएंगे, ड्रैग फोर्स विल बिकम इक्वल टू वेट। अब नेट फोर्स क्या है? Because the two are equal in magnitude, but अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या ये यहाँ पे स्टक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पहले से मोशन में था तो ये यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा, यानी इसके बाद ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, ठीक है ना? तो दिस इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसमें एक बड़ी मजे की बात है। न्यूटन फर्स्ट लॉ describes the physical independence of the force. First law describes physical independence of force. So what do we mean by this? Newton's first law describes the physical independence of force. बता सकते हैं? ओके, लेट मी, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। अच्छा, मैं जब भी डिस्कशन करूंगा ना, जब तक मैं कहूँ ना कि कोई एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग फोर्स है, तब तक नहीं होगा। आइडियल कंडीशंस है, ड्रैग फोर्स जीरो है और आप यहाँ पे खड़े हुए एक बिल्डिंग के टॉप पर और आपके हाथ में दो बॉल्स हैं, ठीक है? एक बॉल को आप यूं हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो और दूसरे बॉल को जस्ट ड्रॉप कर देते हो। जिसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे क्या वो सीधा जाएगा? नहीं, वो यूं मोशन करता हुआ नीचे आके गिरेगा। अच्छा, फर्ज करो कि ये वाला बॉल ए है, ये वाला बॉल बी है, तो इनमें से कौन सा बॉल पहले पहुंचेगा? दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे, दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करेंगे। They both are moving only under the action of one force, and that is gravity. ये दोनों under the action of gravity move कर रहे हैं कि नहीं? फर्क क्या था? फर्क बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी। फॉर एग्जांपल, आपने उसको 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, यहाँ पर अगर आप देखो तो सीधा नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी जीरो है और वाई एक्स भी जीरो, और तो वी आई एक्स भी जीरो, वी आई वाई भी जीरो, इसका वी आई वाई भी जीरो है, लेकिन वी आई एक्स 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको पता है इधर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसको नीचे कौन बुला रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको नीचे कौन बुला रहा है? अच्छा, इसमें कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी? इसमें कितनी पैदा होगी? 9.8। तो दोनों सेम वेलोसिटी से हिट करेंगे या डिफरेंट? सेम। तो जब दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करेंगे। चाहते हो तो मैं मैथमेटिकल प्रूफ भी दे सकता हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं होगा। Vf is equal to Vi plus Ad। ओके, अब हमें ये पता लगाना है कि दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करते हैं कि नहीं करते। तो टाइम की इक्वेशन बना लेते हैं। Vf minus Vi is equal to
AT या फिर VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू T। अच्छा बताओ, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है कि नहीं? दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। यहाँ पे जो मोशन, जो फोर्स लग रही है वो y एक्सिस के अलोंग लग रही है, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम के डिफरेंट? दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, बोथ विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, ठीक है? और दोनों में एक्सेलरेशन भी, तो फिर दोनों का टाइम भी सेम होगा, दोनों ग्राउंड को आके सेम टाइम पे हिट करेंगे। अच्छा, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स। दिस इज कॉल्ड फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। जब कोई एक फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही हो तो वो बाकी फोर्सेस से बेनियाज होती है। यानी किसी सिस्टम के ऊपर अगर एक टाइम पे 2-3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है, एक ड्रैग फोर्स भी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अपना इंपैक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश करेगी, उसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी, और ड्रैग फोर्स का अलग इंपैक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी। अगर ड्रैग फोर्स हो तो ड्रैग फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अपोज करेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लाते हुए उसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए, सपोर्ट करेगी। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से बालातर होके, एक दूसरे से बेनियाज होके बॉडी पे एक्ट करेंगी। एक फोर्स को बिल्कुल इस बात की खबर नहीं होगी कि दूसरी फोर्स क्या कर रही है, वो उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं करती। दूसरी फोर्स को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी कि पहली फोर्स क्या कर रही है, वो उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पर भी उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स जो कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस में ड्रॉप किए गए हैं या थ्रो किए गए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को इससे फर्क पड़ा? अगर फर्क पड़ता तो उसकी निशानी क्या होती कि एक पहले पॉइंट था और दूसरा बाद में पॉइंट था। क्योंकि दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है तो दोनों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी, दोनों में अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है तो फिर दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी, तो दोनों ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करेंगे। अच्छा, फिर भी मैं दोबारा इसको एलिब्रेट करता हूं, बताओ वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 है? नहीं, क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0, तो इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग भी फोर्स है? मैंने पहले ही कह दिया, देयर इज नो फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब आप क्या देख रहे हो कि x एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है। The only force acting on the ball A and ball B is the force of gravity. अगर दोनों पे फोर्स सेम है तो दोनों में एक्सेलरेशन भी, अगर दोनों में एक्सेलरेशन सेम तो दोनों का चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सेम। अगर दोनों का चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम तो बोथ विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये बात एक्सप्लेन हुई, समझ आई? This is called the physical independence of force. This is called physical independence of force. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की डिस्क्रिप्शंस में एक आपको ये पता होना चाहिए कि इट गिव्स अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं कि अगर फोर्स ना हुई तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। फिर वो ये बता रहा है कि फोर्सेस फिजिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब ये कि अगर एक सिस्टम पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ड्रैग फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, तो इन तमाम फोर्सेस का इंपैक्ट उस बॉडी पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी फोर्स दूसरे फोर्स के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। और another important thing regarding Newton's first law is that Newton's first law is also called as law of inertia. अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए पहले जरा डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज इनर्शिया।
What is inertia? The property of the body by virtue of which it tends to be in motion. The property of a body. इधर देखो मैं बताता हूँ. The property of the body to maintain a state of rest or a state of, yeah, it is the position of a body towards change in a state of rest or uniform. दो तरीकों से डिफाइन हुआ है. इसको देखो. अच्छा, ज्यादातर चीजें आप लोगों ने मैप से याद करनी है. इतनी मोटी बुक है फर्स्ट ईयर की, हर चीज पे रटा लगाने बैठोगे नहीं होगा. सो पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स. जब मैं ये स्केचेस ड्रॉ करता हूँ, इन्हीं से सब कुछ याद करने की कोशिश किया करो. देखो इस स्केच में क्या कह रहा है. इनर्शिया तो यहाँ पे डिफाइन हो गया. अगर मैं ऑब्जेक्ट की हालत तब्दील करना चाहता हूँ तो फोर्स होनी चाहिए. अगर मैं ऑब्जेक्ट की हालत को तब्दील करना चाहता हूँ, वो दो हालतें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में. अगर मैं ऑब्जेक्ट की हालत को तब्दील करना चाहता हूँ तो क्या मौजूद होना चाहिए. और अगर फोर्स नहीं होगी तो वो अपनी हालत को मेंटेन करेगा. तो वो अगर अपनी हालत को मेंटेन करता है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा, या वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही अपने मोशन को जारी रखेगा. अगर मैं इन दोनों हालतों में से किसी एक हालत को भी तब्दील करना चाहता हूँ तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा. फोर्स. और ये उसको अपोज करेगा. ये अपोज कैसे करेगा, ये रेजिस्ट कैसे करेगा. मैं साइकिल के मोशन को बहुत इजीली चेंज कर सकता हूँ लेकिन ट्रक के मोशन को नहीं कर सकता. मैं फुटबॉल के मोशन को चेंज कर सकता हूँ. आपने मेरी तरफ एक फुटबॉल किक किया, वो हाई वेलोसिटी से आ रहा है, मैं उसको रोक सकता हूँ. मैंने फोर्स अप्लाई की, उससे ज्यादा रेजिस्ट भी नहीं किया. लेकिन अगर सामने से ट्रक आ रहा हो फिर तो मैं भी साइड पे जाके खड़ा हो जाऊंगा. मैं उसके मोशन को अपोज, क्योंकि वो भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने मोशन को मेंटेन करने के लिए. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, due to which it tends or it maintains or tends to maintain the state of rest or uniform motion is called inertia. तो दोबारा सुनो, मैं एक डेफिनेशन में ये कह रहा हूँ कि बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है या मेंटेन करने की कोशिश करता है. वो अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करता है या मेंटेन करने की कोशिश करता है. बॉडी की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है. इन अदर वर्ड्स, बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में तब्दीली को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली को अपोज करती है. बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली को अपोज करती है. और ये अपोजिशन क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है जिसकी वजह से ये अपोज कर रहा है. इनर्शिया कहलाती है. अब मैं अगर शॉर्टकट बताऊं ना तो इनर्शिया, ये शायद आपने कभी सुना ना हो, inertia of a body is the opposition towards acceleration. Imagine किया, understand किया. Inertia is the opposition towards acceleration. देखो जब acceleration नहीं होगी तो body या तो state of या फिर state of uniform motion. inertia की definition मैंने change कर दी कि inertia is the opposition towards, अगर एक्सेलरेशन ना हो तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगी या यूनिफॉर्म मोशन को. समझेगी नहीं समझे. दोबारा बता देता हूँ. इनर्शिया क्या चाहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, और अगर मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करे. और ये कब पॉसिबल है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो. तो इनर्शिया अपोजेस द चेंज इन वेलोसिटी and the change in velocity with respect to time. Acceleration. अब समझ आई. हाँ, दोबारा सुन लो. इनर्शिया चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे रहे, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करे. अब ये इनर्शिया की ख्वाहिश है, ठीक है. ये इनर्शिया की ख्वाहिश है. अगर कोई तब्दील करने की कोशिश करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट को तो वेलोसिटी तब्दील करेगा. अगर कोई तब्दील करना चाहेगा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को तो वेलोसिटी को चेंज करेगा. And the change in velocity with respect to time is called acceleration. So inertia opposes change in velocity. Inertia opposes change in velocity, which means inertia opposes acceleration. समझ आई. तो चेंज इन वेलोसिटी दो किस्म के स्टेट्स में हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो. Is it clear? अच्छा, अब अगर ये अपोज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन
को अपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन शुड रिमेन, और अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेगी तो फिर उसके लिए नेट फोर्स भी क्या होनी चाहिए, और यही न्यूटन लॉ भी है कि नहीं? सो लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक ऑब्जेक्ट चाहता है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या रहे, यानी कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहे, और अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म ही रहे, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। अच्छा, अब ये बताओ कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। Wait please. Inertia of object depends upon its mass. ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करता है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ कि रिक्शे का इनर्शिया ज्यादा होगा या मोटर कार का या ट्रक का? ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा। सोलली मास पे डिपेंडेंट है, सोलली मास पे डिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो व्हाट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया? क्वांटिटेटिवली किस बॉडी पे, किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, किस फैक्टर पे? तो वो है मास। तो द क्वांटिटेटिव measure of inertia is mass, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ की? First law gives definition of equilibrium. Yes, तो क्या ख्याल है? आप तो कह रहे थे आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है, सिर्फ definition पहले आता था या अब आता है? अब आता है। पहले आता तो था, फिजिकल इंडिपेंडेंस आती थी। सिर्फ पहले आता This था, concludes the Newton अब मास्टर किया है। फर्स्ट लॉ के लिए यहाँ तक काफी है। थैंक यू।